एक मिडिल क्लास लड़का जिसने एक एवरेज इंडियन की तरह इंजीनियरिंग करी, वो भी प्रिंट इंजीनियरिंग, जिसमें इंडिया में कोई भी स्कोप नहीं है, जिसके पेरेंट्स को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा, जिसको इंडिया के सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, आखिर वो बंदा आज हमारे देश का वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटी कैसे बन गया। आज समय रैना के पास मेजॉरिटी बॉलीवुड एक्टर से भी कई गुना ज्यादा स्टारडम है, करोड़ों लोग उसके पीछे पागल हैं, नेटफ्लिक्स जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म उसके आगे घुटने टेक रहे हैं, लिटरली अपने रूल्स को बेंड कर रहे हैं, ब्रांड उससे एसोसिएट होने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, फिर चाहे वो उन्हें रोस्ट ही क्यों ना कर दे। और ये सब कुछ पिछले 2 साल में हुआ है। इनफैक्ट इतना सब कुछ होने के बाद भी पिछले 2-3 सालों में समय रैना की नेटवर्थ कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी ही है, आराम से 100-200 करोड़ रुपए होगी। और ये सब कुछ रैंडमली नहीं हुआ कि भाई उसका तुक्का लग गया और वो सक्सेसफुल हो गया। समय की कहानी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सोशल मीडिया फेम वाली स्टोरीज में से एक है, क्योंकि इसमें इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स है, इतने राइज एंड फॉल्स है, इतने सारे इंस्टेंसेस है कि आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। इस वीडियो में मैं आपको समय की इनक्रेडिबल स्टोरी बताऊंगा फ्रॉम अ फील्ड इंजीनियर टू इंडियाज रिचेस्ट कॉमेडियन। इसके साथ साथ हम उनकी बिजनेस साइड को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे आज वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, कैसे नेटफ्लिक्स उनके सामने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है, मतलब जो चीज कपिल शर्मा नहीं कर पाए वो समय ने कर दी है, कैसे वो 1 घंटे में 4 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, कैसे लेटन के एक एपिसोड में 6 ब्रांड प्रमोशन है और वो करंटली कितने पैसे कमा रहे हैं। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाय गाइस, माय नेम इज ऋतिक महलावत और इस चैनल पर मैं टॉप यूट्यूबर्स की मार्केटिंग एंड बिजनेस स्ट्रैटेजीज को डिटेल में डिस्कस करता हूं। ये ऐसी चीजें हैं जो आप अपने खुद के चैनल पर अप्लाई कर सकते हो और एक अच्छी ग्रोथ पा सकते हो। अगर आपको ऐसे टाइप का कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। समय रैना कश्मीरी पंडित की फैमिली से है और उनके पेरेंट्स को 1990 में जेनोसाइड के दौरान कश्मीर छोड़कर हैदराबाद में सेटल होना पड़ा। उनके इनिशियल डेज काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग थे, स्कूल में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बट फिर उनका एक पुणे के कॉलेज में प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। आज इंडिया में अगर कोई सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्स है तो वो इंजीनियरिंग का ही है। ऊपर से प्रिंट इंजीनियरिंग में तो अपॉर्चुनिटी बहुत ही लिमिटेड है, लिटरली बहुत ही कम लोग इस ब्रांच के थ्रू प्लेस होते हैं। एंड जो समय रैना की लाइफ थी वो भी एक टिपिकल इंजीनियर की तरह ही चल रही थी, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स थे नहीं, पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा एवरेज थे, लेकिन उनमें एक स्पेशलिटी थी कि कॉलेज में बहुत लोग उनको फनी समझते थे, बहुत फनी थे वो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। समय रैना से बात करके नेचुरली काफी लोगों को हंसी आती थी एंड इसीलिए जब वो कॉलेज में थे तो किसी ने उन्हें सजेस्ट किया कि क्यों ना आप स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करो। लेकिन उस टाइम पर कॉमेडी बस एक पर्सनैलिटी ट्रेट था, कोई करियर नहीं था। स्टैंड अप कॉमेडी तो कोई चीज भी नहीं थी इंडिया के अंदर। बट फिर भी समय रैना ने कॉलेज के साथ साथ 2017 के अराउंड कुछ ओपन माइक्स करने शुरू कर दिए। उस टाइम पे इंडिया का जो स्टैंड अप इकोसिस्टम था वो एस्टैब्लिश हो ही रहा था। कुछ फेमस कॉमेडियंस थे जैसे कि एआईबी में तन्मय भट्ट या जाकिर खान, अभिषेक उपमन्यु, ये सारे जो कॉमेडियंस थे मेन स्ट्रीम हो रहे थे, बट इन जनरल स्टैंड अप कॉमेडी कोई करियर नहीं था इंडिया के अंदर। उस टाइम पर धीरे धीरे ओपन माइक्स का कॉन्सेप्ट इंडिया में आ रहा था। इस टाइम पर समय रैना बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, स्टैंड अप कॉमेडी में कोई करियर नहीं था। इनफैक्ट अगर आपको ओपन माइक में परफॉर्म भी करना है तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते थे, आपको पैसे मिलते नहीं थे, बल्कि 1000-1500 रुपए देने पड़ते थे, ऊपर से लोगों को इकट्ठा करना पड़ता था। मुश्किल से उस टाइम पर समय रैना के शो में 5-10 लोग ही आ रहे थे एंड इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट थी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो कुछ था ही नहीं। समय रैना टैलेंटेड तो थे बट उनके पास वो रीच नहीं थी। बहुत सारे लोग जो उनके शो में आते थे उनको हंसी तो आती थी, बट अभी भी बहुत ही एक लोकल ऑडियंस में वो पॉपुलर थे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे बहुत सारे कॉमेडियंस ने उनको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, उनके टैलेंट को पहचानना शुरू करा। एंड इनमें से एक थे अभिषेक उपमन्यु, जिन्होंने अपने शो को ओपन करने के लिए समय रैना को चांस दिया। He comes into the room, he just treats me like a normal guy, like कैसा समय तो ओपन कर रहा है, 5 मिनट कर लेना, ये कर देना, ऐसे कर देना, फिर बुला लेना। And I'm like हाँ भाई एक फोटो मिलेगी। ऐसे धीरे धीरे करके 2-3 और कॉमेडियंस थे जिन्होंने समय रैना को चांस दिया अपना शो ओपन करने के लिए। एंड जब समय रैना को लगा कि इसमें वो करियर बना सकते हैं तो मुंबई शिफ्ट हो गए इसको अच्छे से परस्यू करने के लिए। Because so many people helped me out when I was coming up. जसप्रीत सिंह मुझे कैनवस लाफ क्लब में स्पॉट देते थे, अनिर्बान यूज्ड टू गिव मी स्पॉट ऑल द टाइम। सारे कॉमेडियंस मुझे इतना हेल्प करते थे कि भाई आजा तू कर ले ओपन। तो मुझे उससे एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि मैंने कभी 1000 लोगों में परफॉर्म नहीं किया था। वो तो मुझे कनन गिल ने परफॉर्म करने दिया, इन लोगों ने परफॉर्म करने का मौका दिया, गौरव कपूर ने, तो मुझे एक्सपीरियंस मिला, तो आई बिकेम बेटर। फिर 2019 में आकाश गुप्ता ने समय रैना को सजेस्ट किया कि क्यों ना तू कॉमिक्स्तान सीजन 2 में पार्टिसिपेट करे, बहुत ही अच्छा शो है, Amazon प्राइम पर आ रहा है, यहाँ से जो तुम्हारा टैलेंट है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। एंड समय रैना ने आकाश गुप्ता की बात मानते हुए इस शो में पार्टिसिपेट किया। इनफैक्ट
कुछ ही महीनों बाद जब इस शो का फाइनल हुआ तो समय रैना और आकाश गुप्ता इसके 2 विनर्स थे एंड दोनों को 10-10 लाख रुपए का विनिंग अमाउंट मिला था। फर्स्ट टाइम समय रैना को रियलाइज हुआ कि भाई इस चीज से भी पैसा कमाया जा सकता है। हालांकि 10 लाख रुपए उनको मिले थे बट उनके लिए बहुत ही बड़ा अमाउंट था एंड ये एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था कि कॉमेडी से भी वो पैसा कमा सकता है। इससे उसको थोड़े बहुत पैसे तो मिले बट उससे ज्यादा रिकॉग्निशन मिला, लोगों ने उन्हें पहचानना शुरू किया। बट अभी भी समय रैना इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। 2017 से लेकर 2020 तक फिर भी वो स्ट्रगल कर रहे थे। थोड़ा बहुत पैसा आ रहा था, थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन थी बट उनको भी उनका आहा मूवमेंट नहीं मिला था। उस टाइम तक उनकी अर्निंग 20 लाख से कम थी क्योंकि उन्होंने एक पॉडकास्ट पर आके बताया था कि मेरे पास जीएसटी नंबर था नहीं, मतलब कि उनकी अर्निंग 20 लाख से कम थी। 2018 से 20 आप कैसे पैसे कमाते? जीएसटी ब्रैकेट में नहीं आया था मैं ना तब तक। ठीक है, तो 20 से कम था तब। हाँ ठीक है, अच्छा है। तो एकदम डाइसेक्ट कर लिया। बट उसके बाद सबसे बड़ा इंपैक्ट आता है उनके करियर पर जब कोविड शुरू हो जाता है। कोविड में उनका काम एकदम बंद हो गया था। जो छोटे मोटे शोज वो कर रहे थे, बाकी लोगों के लिए ओपन अप कर रहे थे, वो भी सब कुछ बंद हो गए थे एंड उनका जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम था वो पूरी तरीके से बंद हो चुका था। कोविड में उनका डाउनफॉल आ गया था। उस टाइम पर समय रैना बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे फाइनेंशियली, वो काफी ज्यादा डिप्रेस थे एंड तब उनकी बात हुई तन्मय भट्ट से एंड तन्मय भट्ट ने सजेस्ट किया कि यार मैं पबजी खेल रहा हूँ, क्यों ना तू मेरे साथ आकर एक स्ट्रीम पर पबजी साथ में खेले। जब समय रैना तन्मय भट्ट के साथ स्ट्रीम पर आए तो लोगों को उनकी जो पर्सनालिटी बहुत ज्यादा पसंद आई, जो उनकी रॉ और अनफिल्टर पर्सनालिटी थी एंड जो जोक्स क्रैक कर रहे थे उससे बहुत लोगों ने कनेक्ट किया एंड धीरे धीरे करके तन्मय भट्ट की स्ट्रीम्स के थ्रू समय रैना की एक कल्ट ऑडियंस बननी शुरू हो गई। इसके बाद आया समय रैना को एक ऐसा आइडिया जिसने लिटरली उनके करियर को यहां से यहां पहुंचा दिया एंड वो था चेस को लाइव स्ट्रीम करना, वो भी अपने कॉमेडियन फ्रेंड्स के साथ। तो क्योंकि वो इस पूरे कॉमेडियन स्टैंड अप कॉमेडी में 3-4 साल से काम कर रहे थे तो काफी सारे कॉमेडियंस उनके दोस्त बन गए थे। तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर चेस को लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। अपने बहुत सारे कॉमेडियन दोस्त को, जो भी नेटवर्किंग के थ्रू उनके दोस्त बने थे, उनको स्ट्रीम पर बुलाना शुरू कर दिया एंड धीरे धीरे करके उनके स्ट्रीम पर काफी ज्यादा व्यूज आने लग गए। इनफैक्ट चेस के लेजेंडरी प्लेयर विश्वनाथ आनंद और आमिर खान जैसे बड़े एक्टर भी उनकी स्ट्रीम पर आए एंड धीरे धीरे करके उनकी जो स्ट्रीम थी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई एंड स्ट्रीम के पॉपुलर होते होते वो भी काफी पॉपुलर हो गए। इनफैक्ट उस टाइम पर उन्होंने रिवील भी किया था कि एक स्ट्रीम के थ्रू वो आराम से 6 से 7 लाख रुपए कमा रहे थे एंड उनकी ऑडियंस भी कुछ 2-3 लाख सब्सक्राइबर्स थे, 6 से 7 लाख सब्सक्राइबर्स की हो गई। इस टाइम पर समय रैना की अर्निंग भी काफी हद तक बढ़िया हो गई थी। उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से पैसे कमाना शुरू कर दिया था, जैसे कि ब्रांड डील्स हो गई, यूट्यूब मेंबरशिप हो गई, सुपर चैट्स हो गए, लाइव से जो पैसा आता था वो हो गया एंड वो आराम से 10-15 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे थे ब्रांड्स, यूट्यूब एडसेंस, मेंबरशिप के थ्रू। ये वो टाइम है जब उन्होंने इंडिया गॉट लेटेंट वाला शो रिलीज नहीं किया था। उनके 1 मिलियन से कम सब्सक्राइबर्स थे बट जो उनकी ऑडियंस थी काफी कनेक्टेड फील करती थी क्योंकि जो उनकी रॉ पर्सनालिटी थी, लाइव पर आकर अपने आप को अनफिल्टर्ड दिखाना, जोक्स क्रैक करना, उससे काफी सारे लोग कनेक्ट करते थे। अब इस पॉइंट पर समय ऑलरेडी एक सक्सेसफुल स्ट्रीमर बन चुके थे, उनकी काफी ज्यादा लॉयल ऑडियंस भी थी एंड वो अच्छा खासा फाइनेंशियली कमा रहे थे, काफी चीजें स्टेबल हो चुकी थी। बट स्ट्रीमिंग की एक सीलिंग होती है, स्पेशली जिस नीश में वो थे। काफी ज्यादा लोग इससे बोर हो गए थे। कोविड में भर के लोगों ने उसका कंटेंट देखा बट 1-2 साल में लोग काफी ज्यादा बोर होने लग गए थे कि भाई वही चेस, वही लाइव स्ट्रीम, वही ऑडियंस, वही गेस्ट वगैरह, तो उससे काफी ज्यादा लोग बोर हो गए थे एंड धीरे धीरे करके उनके व्यूज भी ड्रॉप होने शुरू हो गए थे। एंड शायद ये वही पॉइंट था जब समय को समझ आ गया था कि अगर उसको इंडिया का बिगेस्ट एंटरटेनर बनना है तो उसको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। इसके बाद समय रैना ने अपने कंटेंट के साथ काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया, 2-3 शोज भी रिलीज करे जैसे कि भरवो के खिलाड़ी, जिसमें वो सुप्रीम लीडर बनते थे। बट ये सारे जो शोज थे वो चल नहीं रहे थे। इनफैक्ट उनका जो ये शो था भरवो के खिलाड़ी, ये शैडो बैन तक हो गया था। बट फिर उन्होंने किल टोनी करके एक शो आता था फॉरेन में, उसका कॉन्सेप्ट उठा के इंडिया में इंडिया गॉट लेटेंट जैसा शो बनाया जो कि बहुत ज्यादा चला। पहले ही एपिसोड पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ गए थे। इस शो को प्रोड्यूस करने के लिए काफी ज्यादा कम एफर्ट्स लगते थे बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी हाई था। उन्होंने वेन्यू अपने दोस्त से लिया, हैबिटेट जो बलराज ओन करते हैं, उनके अच्छे फ्रेंड थे तो वहां से उनको वेन्यू मिल गया। प्रोडक्शन कॉस्ट काफी लो थी, कोई एक्सपेंसिव सेट नहीं था, कोई स्क्रिप्ट्स नहीं थी, जजेस उनके दोस्त ही हुआ करते थे, कंटेस्टेंट्स फॉर्म भर देते थे और काफी ज्यादा रॉ रिएक्शन होता था इस शो पर। और ये फॉर्मूला एकदम परफेक्ट था इंडियन ऑडियंस को क्रेजी करने के लिए। लेटेंट के फर्स्ट सीजन पर लगभग हर एक एपिसोड पर
25 से 30 मिलियन व्यूज आ रहे थे। ऑन एन एवरेज इंडिया में 1 मिलियन व्यूज पर 40,000 रुपए बनते हैं। लेकिन जैसे कि समय रहने की वीडियोस बहुत लंबी होती थी, 1-1, 2-2 घंटे की, तो आराम से पर मिलियन व्यूज उनको 50 to 60,000 रुपीज मिलते होंगे। तो अगर आप अंदाजा लगाओ 20 मिलियन व्यूज पर वो हर एक एपिसोड से 10 लाख रुपए कमा रहे थे। इसके अलावा हर शो पर वो एक न एक ब्रांड को जरूर प्रमोट कर रहे थे। अगर हम 1 रुपीज पर व्यूज भी लगाए, जो कि बहुत ही कम है, फिर भी वो ब्रांड से आराम से 15 से 20 लाख रुपए आराम से चार्ज कर पा रहे होंगे। मतलब कि हर एक शो से वो 25 से 30 लाख रुपए कमा रहे थे। और इस टाइम पर समय रैना ने मेंबर्स ओनली का फीचर भी इनेबल कर दिया था। एंड जो भी उनकी ऑडियंस थी, जो उनका इंडिया गॉट टैलेंट शो देख रही थी, उन्होंने धीरे धीरे करके मेंबर्स ओनली का भी सब्सक्रिप्शन लेना शुरू कर दिया। एंड उसके बाद तो उसकी अर्निंग नेक्स्ट लेवल पहुंच गई थी। तो मेरे बहुत मेंबर हो गए थे, मतलब YouTube की गांड फट गई थी देख के। इतने मेंबर कैसे हो गए? बिकॉज दे हैड नो आइडिया दैट सम क्रिएटर विल मोनेटाइज मेंबरशिप लाइक दिस। अगर हम एक रफ एस्टिमेट भी लगाए, सपोज 10 मिलियन का उनका सब्सक्राइबर्स बेस है, उसमें से 50,000 लोगों ने भी उनका ये मेंबर्स ओनली का सबसे लोएस्ट प्लान भी ले लिया, जो कि 60 रुपए का था। तो आराम से 30 लाख रुपए पर मंथ सिर्फ मेंबर्स ओनली से कमा रहे होंगे। मतलब कि 30 लाख रुपए मेंबर्स ओनली से, 10 लाख रुपए यूट्यूब एडसेंस से, एंड 20 लाख के आसपास ब्रांड डील्स के थ्रू। मतलब कि वो महीने के 60 से 70 लाख रुपए कमा रहे होंगे सिर्फ अपने YouTube चैनल के थ्रू। और ये तो मैंने सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग्स आपको बताई, ऑफलाइन अर्निंग्स इससे कई गुना ज्यादा थी। अब क्योंकि वो इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, तो उनकी सिर्फ एक इंस्टाग्राम स्टोरी से पूरा स्टेडियम भर जाता था। एंड वो शोज को लिटरली कुछ ही घंटों में पूरा सोल्ड आउट कर देते थे। जैसे कि 31 अगस्त 2024 में ताल कटोरा, जो कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, वहां पर उन्होंने शो किया था। 2,000 रुपए की टिकट थी, 3,000 सीट्स थी ताल कटोरा में, जो कि कंप्लीटली सोल्ड आउट थी। एंड मतलब कि अगर हम रेवेन्यू निकाले तो 2000 into 3000, जो कि 60 लाख रुपए आता है फ्रॉम जस्ट वन शो। उनके हर एक शो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट होते थे एंड वो महीने के करोड़ों में कमा रहे थे। एक इंस्टाग्राम स्टोरी पर सब कुछ भाई, पूरे शो सोल्ड आउट हो जाते थे। बट फिर आता है फरवरी 2025। मानो समय रैना को किसी की नजर लग गई थी। उन्होंने रणवीर अलाहाबादिया को अपने शो पर बुलाया। वहां पर रणवीर अलाहाबादिया ने एक जोक क्रैक किया एंड इसके बाद समय रैना का कंप्लीट डाउनफॉल आ गया। पूरे देश की मीडिया समय रैना के पीछे पड़ गई, जुडिशरी सिस्टम समय रैना के पीछे पड़ गया एंड पुलिस उनके घर तक आ गई। इवन दो अगर देखा जाए इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद समय रैना को पब्लिक से इतने ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं मिला। रेबेल किड को बहुत मिला, रणवीर अलाहाबादिया को बहुत मिला, बट समय रैना को इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं मिला। बट फाइनेंशियली उन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आया। उनके हर एक शो ओवरनाइट कैंसिल हो गए, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई। उनका जो इंडिया गॉट टैलेंट का शो था, हर एक एपिसोड हटाना पड़ा, वो बैन हो गए, उनका शो ही बैन हो गया पूरा का पूरा। एंड कई महीनों तक वो गायब थे। ही वॉज रियली स्ट्रगलिंग मेंटली और उनकी पूरी की पूरी लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। उनका सबसे बड़ा डाउनफॉल यही था। I lose everything. I lose all the upcoming episodes because everyone is scared. तो वो मैसेज कर रहे हैं मत डालना, हमारा एपिसोड मत डालना। उस एपिसोड में जो स्पॉन्सर्स थे उसका पैसा तो मैं लेके रख चुका था, मैं तो एफडी बना रही थी उसकी, इन्वेस्ट कर दिए थे, तो वो तोड़ो, पैसा वापस करो। दिस इज ड्यूरिंग आई एम इन अ मेस। मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे आगे जो मैं एड शूट कर चुका था, दे हैड टू कैंसिल, दे आस्क्ड फॉर मनी बैक। बहुत सारी जगहों पे मैं जाने वाला था, कुछ शोज पे मैं आने वाला था, वो सब कैंसिल। सारी की सारी ब्रांड डील्स उनकी कैंसिल हो गई। जितने भी शो इंडिया में होने वाले थे वो सारे कैंसिल हो गए। जितना भी पहले का पैसा उठाया हुआ था, जो काम करना था जिस चीज के लिए, वो सारे पैसे उनको वापस लौटाने पड़ गए। मतलब पूरी तरीके से इंडिया में उनकी जो भी इनकम स्ट्रीम थी वो 1-2 दिन में ही पूरी तरीके से खत्म हो गई। बट यहाँ पर समय रैना रुके नहीं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी लगाई। उन्होंने यूएसए के अंदर अपना बिगेस्ट टूर अनाउंस कर दिया। जब इंडिया में ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी एंड उनको कैंसिल कर दिया गया था इंडिया में, तो वो यूएस एंड कनाडा में टूर्स लगा रहे थे एंड वहां से अंधा पैसा कमा रहे थे। उन्होंने हजारों टिकट्स बेची और वहां पर टिकट्स का प्राइस ये 1000-2000 रुपए नहीं था, बल्कि $100 से स्टार्ट हो रही थी टिकट्स। उन्होंने मैडिसन स्क्वायर गार्डन, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्टेडियम है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, वो पूरा का पूरा सोल्ड आउट कर दिया। भाई वहां पर 50,000 से ज्यादा सीट्स हैं एंड आज तक सिर्फ 2 ही कॉमेडियंस ने पूरा का पूरा स्टेडियम सोल्ड आउट किया है। फर्स्ट जाकिर खान है और दूसरा समय रैना है। एंड जैसे मैंने आपको बताया, एक टिकट का प्राइस $100 से शुरू था। मतलब कि उन्होंने $5 मिलियन सिर्फ एक दिन में कमा लिए थे। मतलब कि 48 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू उन्होंने सिर्फ 1-2 दिन के अंदर कमा लिया था। एंड इसमें से प्रॉफिट आराम से 10 से 20 करोड़ तो इजी होगा। रणवीर अलाहाबादिया कैंसिल हो गए थे पूरी तरीके से, रेबेल किड कैंसिल हो गई थी, बट समय रैना अभी भी इंडिया में तो कैंसिल हो गए थे, बट यूएसए एंड कनाडा से अंधा पैसा कमा रहे थे। और समय रैना सिर्फ यहाँ पर नहीं रुके, जब वो इंडिया वापस आए तो उनके सारे शोज तो कैंसिल हो गए थे एंड ब्रांड डील्स भी काफी हद तक कैंसिल हो गई थी। बट उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी निकाली
जिससे उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। उन्होंने अपने फ्रेंड जो बोल्ड केयर के फाउंडर थे उनको कॉल किया और उनसे कहा कि भाई मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है, एक ब्रांड डील मैं आपके साथ करना चाहूंगा, मैं अपने रेट से आधा रेट लूंगा, मतलब अगर वो 1 करोड़ रुपए चार्ज करते तो सिर्फ 50 लाख रुपए लेंगे एंड जो वो रील बनाएंगे वो पक्का वायरल होगी। अब क्योंकि बोल्ड केयर के फाउंडर उनके दोस्त थे तो उन्होंने भी बोल दिया ठीक है समय, आई ट्रस्ट यू, जो तुम्हें करना है करो। मैं राज शवानी को कॉल किया, भाई विल यू डू अ पॉडकास्ट विद मी? नॉट अ पॉडकास्ट, हमने एक रील बनाई थी Addressed कि हाँ भाई गलतियां तो होती हैं सबसे, उसके लिए यूज करें बोल्ड केयर। आई रोट दैट थिंग knowing that this will go viral like anything, other brands will see, they will say do this with us also. तो I manufactured that. मैंने बोल्ड केयर is my good friend, मैंने उससे बहुत कम पैसे लिए उस टाइम कि मैंने कहा बस तू मेरे साथ ये रील करेगा ना, ये रील फटेगी तो बाकी ब्रांड से मैं ज्यादा पैसा ले पाऊँ। तो उन्होंने एक रील बनाई जो कि आप में से काफी लोगों ने देखी होगी, राज शमानी और समय रैना की, एंड उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आए। एंड उस वीडियो को देखकर बहुत सारे ब्रांड्स अब समय रैना के साथ काम करना चाहते थे, उसी सेम कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहते थे। एंड जब बोल्ड केयर से उन्होंने कम पैसे लिए थे तो बाकी ब्रांड्स जब व्यूज देखकर आए तो उनसे उन्होंने बहुत पैसा चार्ज किया एंड जितने पैसे उन्होंने इस कंट्रोवर्सी के बाद गवाए थे उससे कई गुना ज्यादा पैसा तो उन्होंने कमा लिया। I'm on vacation, making more money since my cancellation. और फिर लगभग 3 महीने पहले उसने अपनी इस पूरी जर्नी पर एक स्पेशल एपिसोड लॉन्च किया जिसका नाम था स्टिल अलाइव एंड इस वीडियो पर 68 मिलियन से ज्यादा व्यूज है, मतलब लगभग 7 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों ने इस एपिसोड को देखा है। एंड सबसे स्पेशल बात इस एपिसोड की ये है कि मल्टीपल सिटीज में परफॉर्म किया गया था जिसके लिए लोगों ने पैसे दिए थे एंड उसमें से जितने भी शोज हुए थे हर एक शो में वो रोए थे, हर एक शो में वो इमोशनल हुए थे एंड उनके लिए सिर्फ एक एक्ट था। एंड जिस शो में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी उसको प्रॉपर्ली कट करके उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला एंड उस पर 70 मिलियन, ऑलमोस्ट 70 मिलियन व्यूज आए। इमेजिन करो कि किस लेवल की स्किल्स है समय रहने के पास कि हर एक शो पर उन्होंने सेम इमोशंस दिखाए एंड सेम चीज के लिए लोगों ने पे भी किया एंड फाइनली इस वीडियो को उन्होंने लाइव भी किया जिस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आए। और इस वीडियो का क्रेजी रिस्पांस देखकर नेटफ्लिक्स ने समय रैना को अप्रोच किया लेटेंट को आगे बढ़ाने के लिए, एक नया सीजन लाने के लिए। और यहाँ पर समय को नेटफ्लिक्स की जरूरत नहीं थी बल्कि नेटफ्लिक्स को समय रहने की ऑडियंस की जरूरत थी। एंड जानबूझकर समय रैना ने अपने शो को एक्सक्लूसिव नहीं किया नेटफ्लिक्स पर इन 3 रीजंस की वजह से। सबसे पहले अगर वो एक्सक्लूसिव कर देते अपने कंटेंट को नेटफ्लिक्स पर तो उनकी जो वायरलिटी थी, जो इतने ज्यादा शोज वायरल हो रहे थे उनके सिर्फ यूट्यूब पर होने की वजह से, क्योंकि फ्री था तो बहुत लोग देख पा रहे थे इसलिए वायरल हो रहे थे। अगर वो एक्सक्लूसिव टू नेटफ्लिक्स कर देते तो बहुत सारे लोग उनका ये शो नहीं देख पाते एंड जो वायरलिटी थी वो इतनी ज्यादा नहीं हो पाती, उनके शो पर बहुत कम व्यूज आते। दूसरा, लोगों को काफी बिट्रे फील होता कि यार एक बार कनेक्शन बन गया तो इसने अब नेटफ्लिक्स पर डाल दिया, वहां पर हमें पैसे देकर उनका शो देखना पड़ेगा, तो काफी बिट्रेयल फील होता है लोगों को। और तीसरा है, काफी लोग उनका ये शो तो देखते हैं बट धीरे धीरे जो ये कॉन्सेप्ट है वो इंटरनेट से फेड होने लगता। उसके जो चैनल मेंबर्स थे जो लाखों रुपए कंट्रीब्यूट करते उसके रेवेन्यू में, वो सारे के सारे चले जाते हैं। एंड काफी सारे शोज तो ऐसे हैं जो पहले वायरल थे एंड नेटफ्लिक्स या फिर प्राइम पर आके इररिलेवेंट हो गए, जैसे कि शार्क टैंक। पहले वो टीवी पर आता था तो बहुत चलता था बट जब से वो OTT प्लेटफॉर्म पे आने लग गया तो लोग इतना ज्यादा देखते नहीं अब शार्क टैंक को। एंड इन्हीं सारे रीजंस की वजह से समय ने नेटफ्लिक्स के इस ऑफर को मना कर दिया। बट नेटफ्लिक्स ना कहीं समय रहने से एसोसिएट होना चाहता था कुछ भी करके, बिकॉज अगर समय रहने की ऑडियंस का एक छोटी सी परसेंटेज भी नेटफ्लिक्स पर उनका शो देख लेती तो वो काफी करोड़ों रुपए का रेवेन्यू कर पाते। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट नेटफ्लिक्स की जो प्रीमियम इमेज है उसको भी काफी ज्यादा फायदा होता है अगर समय रहने उनके प्लेटफॉर्म पर आते हैं, क्योंकि इससे एक मैसेज ये प्रोजेक्ट होता कि इंडिया का सबसे फेवरेट कॉमेडी शो अब नेटफ्लिक्स पर भी है। ऐसी चीज, सेम चीज उन्होंने कपिल शर्मा शो के साथ भी की थी जो कि एक्सक्लूसिव हो गया था नेटफ्लिक्स पर, बट उनको अपने रूल्स चेंज करने पड़े समय रहने के लिए। बट इन जनरल आइडिया तो यही है नेटफ्लिक्स का कि यार जितने भी तुम्हारे फेवरेट कॉमेडियंस हैं वो सब नेटफ्लिक्स पर है, तो कहीं ना कहीं उनकी इमेज भी आपके माइंड में बेटर बनती है। और आज तक नेटफ्लिक्स की हिस्ट्री में कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि भाई कोई शो नेटफ्लिक्स पर भी है, यूट्यूब पर भी आप उसको फ्री में देख सकते हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ समय रहने के लिए उन्होंने ये फीचर निकाला। और मेरा ऐसा एक पर्सनल बिलीव है, मेरा एक प्रेडिक्शन है कि फ्यूचर में नेटफ्लिक्स एक एक्सक्लूसिव शो निकालेगी समय रहने के लिए, ताकि जितने भी लोग समय रहने का वो एक्सक्लूसिव शो देखना चाहते हैं उसके लिए उनको नेटफ्लिक्स के प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ऐसा मेरा पर्सनल बिलीव है। बाकी आपके क्या थॉट्स है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। समय रहना आज करोड़ों रुपए कमा रहा है, उसने बहुत सी इनकम स्ट्रीम्स बना ली है, वो काफी सारे सेलिब्रिटीज से भी कई गुना ज्यादा पैसा कमा रहा है। आज लेटेंट का भी सीजन 2 आ गया, उस पर भी मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं। इनफैक्ट फर्स्ट एपिसोड में ही भाई उसने 6 ब्रांड्स की प्रमोशन किया है। मतलब कोई भी ब्रांड ऐसे अलाउ नहीं करता कि आप एक ही वीडियो में इतनी सारी ब्रांड प्रमोट करो, बट समय रहने के लिए ये भी एक्सेप्शन है। सबसे उन्होंने पैसे दिए हैं एंड 6 ब्रांड्स उन्होंने स्पॉन्सर किया है। 3 तो उनके मेन स्पॉन्सर ही है, जैसे कि एवेटार प्रोटीन बार, फ्लिपकार्ट मिनट्स और AI+ का वो जो फोन है
इसके अलावा उन्होंने आलिया भट्ट और श्रवरी जो एक्ट्रेस है उनके साथ भी प्रमोशन किया उनकी मूवी का अल्फा का। ऐसे उन्होंने सलाम बॉम्बे फाउंडेशन जो कि एक चैरिटेबल वर्क है उनके साथ भी उन्होंने टाई अप किया था। एंड तीसरा उन्हें भुवन बाम की जो ढिंडोरा की सीरीज आ रही है उसको भी प्रमोट कर दिया। मतलब कि एक ही वीडियो में 6 प्रमोशंस। बहुत ही कम लोगों ने नोटिस किया होगा बट ये सारे प्रमोशंस थे। मेरे हिसाब से शायद ढिंडोरा और जो चैरिटी वर्क था उसके लिए उन्होंने पैसे नहीं लिए होंगे, बट इसके अलावा 1 घंटे की वीडियो में 6 प्रमोशंस बहुत बड़ी बात है। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी कि भाई इतने प्रमोशन क्यों कर रहा है, सब लोग बहुत ही खुश थे और बहुत ही नेचुरल इंटीग्रेशन था यार इन वीडियोस में। समय रैना की कहानी बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। एक टाइम था जब वो स्ट्रगल कर रहा था कॉमेडियन बनने के लिए भी, स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए भी उसको पैसे देने पड़ रहे थे एंड आज वो करोड़ों रुपए कमा रहा है। इनफैक्ट जिस भी करियर में आज उसने पैर रखा है वहां पे वो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हुआ है। इवन जो उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करते हैं उनको भी उन्होंने स्टार बना दिया है। मतलब जितने भी लोग इंडिया गॉट टैलेंट पर आए थे आज लिटरली उन लोगों के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है। फिर चाहे वो नमन श्रीवास्तव हो, शेरॉन वर्मा हो, अविनाश अग्रवाल हो जिसने रिसेंटली ट्रम्प की पैरोडी की थी, ये लोग सिर्फ एज अ नॉर्मल कंटेस्टेंट उनके शो पर आए थे इंडिया गॉट टैलेंट पर एंड आज खुद में एक इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट क्रिएटर है एंड बहुत सारे लोग इनको देखने के लिए भी पैसे देने के लिए रेडी हैं। तो उन्होंने नॉर्मल से बंदे को उठाकर आज इतना बड़ा स्टार भी बना दिया सिर्फ एक शो के थ्रू। इनफैक्ट सबसे ज्यादा फनी बात यह है कि जिन लोगों का समय रैना के साथ बीफ होता है ना वो उनको भी पैसे कमा कर देते हैं। जैसे कि सुनील पाल और जो शक्तिमान थे मुकेश, उनके साथ उनकी लड़ाई थी बहुत ज्यादा, बट कुछ ही टाइम बाद वो सुनील पाल के साथ शो पर भी आ गए तो वो शो काफी ज्यादा वायरल हो गया, उसकी क्लिप्स भी बहुत वायरल हो गई। ऐसे जो शक्तिमान के साथ उन्होंने एक एड करी थी उसमें भी उनको पैसे कमा के दिया है भाई। मतलब जो समय रैना के अगेंस्ट भी है उनको भी समय रैना पैसे कमा कर दे रहा है। तो भाई एक छोटे से घर से होने के बावजूद भी, एक मिडिल क्लास होने के बावजूद भी, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बावजूद भी आज समय रैना पूरे देश में, पूरे इंडिया में, इनफैक्ट मैं कहूँगा पूरे वर्ल्ड में एक बहुत वायरल सेंसेशन बन चुके हैं। उनकी स्टोरी से हमें यही मिलता है कि यार कभी भी गिव अप मत करो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई समय रैना की लाइफ में भी, बहुत डाउनफॉल भी देखे उन्होंने। स्टार्टिंग में वो एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन भी स्ट्रगल कर रहे थे, फिर जब वो पीक पर पहुंच गए उसके बाद पूरे देश में उनके पुतले जलाए जा रहे थे, कैंसिल कर दिया गया था, बट उन्होंने हार नहीं मानी। वो नए नए शोज लाते गए। पहले उनके 1-2 शोज फेल भी हुए, उसके बाद इंडिया गॉट टैलेंट आया जो वायरल हुआ, फिर वो भी फेल हो गया, अब उन्होंने सीजन 2 भी निकाल दिया। तो बेसिकली उनकी स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है बट जो बंदा गिव अप नहीं करता वही बाद में जाके सक्सेसफुल होता है। एंड पैसे तो बहुत ही टेम्पररी चीज है, डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पैसे कमा लेते हैं, बट समय रैना ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है जहाँ पे ना सिर्फ वो ऊपर जा रहे हैं बट और लोग जो उनके शो में पार्टिसिपेट करते हैं उनका भी अच्छा खासा करियर बन रहा है। तो मेरे हिसाब से उनकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। आपको उनकी स्टोरी कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए एंड ऐसे कंटेंट के लिए जहां पर मैं टॉप यूट्यूबर्स की मार्केटिंग एंड बिजनेस स्ट्रैटेजीज को डिटेल में डिस्कस करता हूं, ऐसे कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।